बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम इमरान खान की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की, जिन्होंने नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें मुखातिब किया और इंतबाह किया कि अपनी औकात में रहें, वरना उनके पास अभी बहुत कुछ और भी है कहने को। 10 साल में 24,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ने की तहकीकात की इंक्वायरी कमीशन की खबरों पर नून लीग का रद्द-ए-अमल इस तरह सामने आया कि साबिक वजीर आजम शाहिद काकार अब्बासी ने मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को गोशवारे वेबसाइट पर डालने का चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने 20 साल के गोशवारे वेबसाइट पर डाल चुके हैं, अगर इमरान बुज़दिल नहीं तो वो भी अपने गोशवारे वेबसाइट पर डालें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं इनको बुलाकर एक गोशवारा दिया गया कि 20 साल के आपके जो आमदन है और अखराजात हैं, जिसमें आप यकीन करें बच्चों के स्कूल की फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोनों के बिल, घर के अखराजात, नौकरों, यानी हर चीज़ की वहाँ पर एक लिस्ट थी 20 साल के, और आमदन आपकी कितनी थी ये सब लिखे हुए थे। हमने भर के जमा करा दिए और मैंने जो मेरा गोशवारा था वो मैंने वेबसाइट पर डाल दिया, जिसने पढ़ना है उसको पढ़ के देख ले। 20 साल के। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म और उसकी काबीना भी वही गोशवारा भर के वेबसाइट पर रख दें, ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें कि उनके हालात क्या थे और आज क्या है। हुकूमत जो एक पैसा भी कर्जा लेती है वो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और वो कहाँ खर्च हुआ वो भी हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। अगर वज़ीर आज़म साहब वो फाइलें पढ़ लेते या महकमे से पूछ लेते तो रात के 12 बजे उठकर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तकलीफ़ ना फरमाते, लोग भी परेशान ना होते कि हमारे वज़ीर आज़म रात को 12 बजे क्या बताने लगे हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी तकरीर कर चुके थे। बल्कि बहुत से लोग कल भी इंतज़ार करते रहे कि अब हमारा वज़ीर आज़म हर रोज़ तकरीर करेगा और बताएगा कि आज क्या मौसम है, क्या हालात हैं। जिस हुकूमत के वज़रा की सोच ये हो कि मुल्क के मसाइल का हल 5,000 लोगों को कत्ल करना है, आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे बारे में वज़ीर साहब ने कहा कि ये भी गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी बेल नहीं कराई, ना कराऊँगा, हाजिर हूँ और इस नायब की गिरफ़्तारी को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। पेशावर चलते हैं, जहां कुछ देर पहले पीटीआई के एक काउंसलर ने कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज के एहलकारों का सामान उठाकर फेंक दिया। वाटर एंड सैनिटेशन हुकाम के पानी का बिल न भरने वालों और गैर कानूनी कनेक्शन लगवाने वालों के कनेक्शन काट रहे थे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा, आपकी तरफ आने से पहले अपने नाज़रीन को हम दिखाना चाहते हैं हुआ क्या है। जी देखिए, बिल्कुल ये शिवा अभी वेट कीजिएगा, आप अपने नाज़रीन को दिखाना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद है। शीबा, इस वीडियो से तो यही लग रहा है बड़ी डायरेक्ट कार्य सरकार में मुदाखलत है, क्या सूरत हाल बनी है? जी देखिए, बिल्कुल इस सिलसिले में हमारी जो है वाटर सैनिटेशन सर्विसेज के एहलकार से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि ये गैर कानूनी कनेक्शन जो है और बिलों की अदम अदायगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। तो इन्होंने आके हमारे साथ जो हमारे एहलकार है उनके साथ बदतमीजी की और उनका सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। तो उनका ये भी कहना था कि इन्होंने जो बदतमीजी की है तो हमने पुलिस के खिलाफ जो है उनको कहा कि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि जो वाटर सैनिटेशन के जो एहलकार है तो उनके साथ उन्होंने बेहद बदतमीजी की है। जी अच्छा शीबा, ये बताइएगा ये जो साहब रोक रहे हैं काउंसलर साहब, इनका मौक़िफ़ क्या है, क्यों रोक रहे हैं, क्या दलील है इनके पास रोकने की? जी देखिए, इनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी ये लोग हमारे इलाके में आए हैं और इन्होंने जो है हम कार्रवाई की है। तो वाटर सैनिटेशन के जो एहलकार है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जी हमने बिल्कुल इनके जो एहलकार हैं इनके इलाके में जाकर उन्होंने पहले नोटिस दिए थे और उनको बता दिया गया था कि आप लोगों ने जो है जितने भी जो बिल है जो गैर कानूनी कनेक्शन है इनकी अदायगी कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से इन्होंने बदतमीजी की और जो है एहलकारों को जो है उनके बदतमीजी करने पर उनका सामान भी उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया था। जी अच्छा शीबा, ऐसे पहले भी कुछ वाकयात देखे गए हैं कि पीटीआई के काउंसलर जो हैं वो अपने वोट की कुछ ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं, जायज और नाजायज की ज्यादा फिक्र नहीं करते, क्या ऐसा है?
देखें बिल्कुल इससे पहले भी कुछ इसी तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल जितने भी पेशावर में जो और लोग हैं जैसे कि तहरीक इंसाफ के जो हैं उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल इसी तरह के वाक़यात आते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ये कहते हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ के जो है चेयरमैन है या हम जो है काउंसलर है और वो तहरीक इंसाफ का नाम बताते हैं कि जी हम जो है यहाँ पर कार्रवाई करने नहीं देंगे। तो इस तरह के वाक़यात सिर्फ एक वाक़या नहीं, इसी तरह के बहुत से वाक़यात पेशावर में इसी किस्म के वाक़यात आ चुके हैं और ज़्यादातर उसमें काउंसलर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो शामिल है और वो इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम कर सकते हैं ये काम, और पीटीआई का नाम जो है वो नाम लेकर लोगों को धमकाते रहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शीबा हैदर आपका। हम आपको एक पम्फलेट दिखाते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी दिखाते हैं जो कि जारी किया गया है। खबरदार, गिरफ्तारी और जुर्माने से बचें। ये वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से जारी किया गया कि गैर कानूनी कनेक्शंस और नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई जो कि इस वक्त हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, खबरदार किया गया। और जब कार्रवाई के लिए वाटर एंड सैनिटेशन का अमला पहुंचा तो वहां मौजूद काउंसलर कह रहे हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं पीटीआई का काउंसलर हूं और तुम यहां कैसे कार्रवाई कर सकते हो। टैक्स अहदाफ पूरा करने के दबाव का शिकार एफबीआर ने गुजरांवाला के एक मेहनत कश को 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनकम टैक्स नोटिस भिजवा दिया है। 15,000 रुपए माहाना पर काम करने वाला यूसुफ नोटिस देखकर परेशान हो गया। उसका कहना है कि वो मकामी जमींदार के पास 15,000 रुपए माहाना पर काम करता है। जितनी रकम का नोटिस उसे मिला है इतनी रकम तो उसने कभी देखी ही नहीं। सियासी गर्मी के माहौल से रुख करते हैं कराची की शदीद गर्मी का, जहां पर आज पारा 40 और हीट इंडेक्स 52 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 1 बजे हवा में नमी का तनासुब 48% था, जिसके बायस कुछ देर के लिए फील्स लाइक फैक्टर 52 दर्जे का हुआ। यानी लोगों को इस वक्त 40 दर्जे की गर्मी भी 52 दर्जे की महसूस हो रही है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, महकमा मौसमियात से ताल्लुक़ है, बात करेंगे। ये बताइएगा सरदार साहब कि आने वाले दिनों में कितनी गर्मी हो रही है, मौसम बेहतर कब होने जा रहा है? जी देखें, जब तक समुद्री तूफान अपनी किसी न किसी कैटेगरी में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है समंदर में, तो समंदर से आने वाली जो सी ब्रीज होती थी हमारे पास, उसका सिलसिला मुनक़ते हुआ है कल से। तो अगले 2 दिन और हैं, ऐसी कैफियत रहेगी। 2 दिन तो गुजर के 2 दिन और हैं। कल भी टेम्परेचर आज 42 डिग्री मैक्सिमम हुआ, कल भी इसी रेंज में रहने का इम्कान है 41-42 डिग्री, और परसों फिर 1-2 डिग्री कम हो सकता है, 40 तक आ सकता है। और ये 15 तारीख तक, यानी 13, 14, 15 तक तो ऐसी कैफियत रहेगी। 16 तारीख को जाके सिचुएशन बेहतर होगी। जी अच्छा सरदार साहब, ये हीट इंडेक्स निकाला कैसे जाता है? 52 अगर हीट इंडेक्स है ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए, हीट इंडेक्स एक्चुअली एक जैसा नहीं रहता, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट का होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप 5 बजे के टेम्परेचर, आज का 5 बजे का टेम्परेचर लें तो 5 बजे जो ह्यूमिडिटी उसके साथ रिपोर्ट हुई है उससे, उन दोनों के रिलेशन से हीट इंडेक्स निकलता है। तो आज जैसे मैक्सिमम 42 गया है और उसके वर्सेस ह्यूमिडिटी जो रिपोर्ट हुई है वो 39% है फॉर एग्जांपल, तो उसके हिसाब से हीट इंडेक्स निकलेगा। तो ये तो 52 थ्रू आउट द डे सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। जी यानी आप ये कह रहे हैं जो फील्स लाइक फैक्टर 52 था ये फॉर अ मोमेंट हुआ था, ये कह रहे हैं? जी अगर 42 की साथ जो 39% रिपोर्ट हुई है वो, अगर इसका रेशो मेरे सामने तो नहीं है, मैं रास्ते में हूँ, 52 बनता है तो फिर 52 हीट इंडेक्स बनता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ने 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फील किया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे दिन यही रहा। अच्छा सरदार साहब, हमारे नाजरीन को एक दफा और ये जो हीट इंडेक्स है इसको समझा दें। आप ये कह रहे हैं कि किसी एक दिन के एक मोमेंट पे कुछ देर के लिए ये ऐसा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं 1 मिनट जरा आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक पर्चा सामने रख लूं। मैं रास्ते में असल में ड्राइव कर रहा था। आज टेम्परेचर 42 रिपोर्ट हुआ है एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट ह्यूमिडिटी 39% है। उसको हम 40 अगर ले लें तो ये 54 बनता है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त टेम्परेचर 42 था, अब 42 किस वक्त हुआ? 42 वाज मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर यूजुअली 2 बजे से 3 बजे तक
का जो दरमियान का पीरियड है उस पीरियड में रिकॉर्ड होता है। ये रिपोर्ट बाद में शाम में होता है लेकिन रिकॉर्ड उस वक्त होता है। इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर मोमेंट था जब टेम्परेचर 42 पे पहुंचा उस वक्त हीट इंडेक्स 54 था। ठीक है, यानी कि सरदार साहब जो गर्मी लोगों ने महसूस की होगी उस स्पेसिफिक मोमेंट पे वो 54 डिग्री होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 54 डिग्री हुई होगी, लेकिन वो फॉर ए वाइल होती है, वो मुस्तकिल नहीं रहती। लेकिन फील्स लाइक फैक्टर तो फिर फ्लोट किया होगा 48 से लेकर 54 तक, इसके आसपास ही फ्लोट किया होगा सख्त गर्मी के दौरान, ऐसा ही है? जी जी, दिन के जब यानी 12 बजे के बाद टेम्परेचर 11 बजे के बाद 11 बजे 37 था, 12 बजे 38 हो गया, 1 बजे 39 हो गया, इस हिसाब से बढ़ता रहा। तो उस हिसाब से अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग ह्यूमिडिटी के साथ हीट इंडेक्स निकालें तो वो 48 से 52 आ रहा था जो पहले हमने रीडिंग नोट की थी। तो इसमें जो मैक्सिमम के साथ हीट इंडेक्स निकला, मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ, आज के मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ हीट इंडेक्स वो 54 निकलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज इस पूरे फिनोमेना को हमें समझा रहे थे कि किस तरह फील्स लाइक फैक्टर 54 आज फील किया गया एक कुछ देर के लिए। बहेरा अरब में बनने वाले साइक्लोन के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरी गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तफसीलात सुलेमान सादत खान से। सुलेमान। हाँ जी बिल्कुल, आज फिर शहर का पारा जो है वो हाई है और गर्मी इस शिद्दत की है कि यहाँ खड़े होकर अंदाज़ा हो रहा है कि जो आम अफराद इस वक्त अपने घरों से रोज़मर्रा के कामों के लिए निकले हुए हैं उन्हें कितनी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा होगा। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ टावर के इलाके से और जिस तरह से यहाँ पर रोज़मर्रा लोग अपने कामों के लिए यहाँ से जाते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, उतनी बड़ी तादाद में लोग भी जो है वो गर्मी की वजह से शायद दिखाई नहीं दे रहे। शहर में हीट वेव की जो है वो पेशन गोई है। गर्मी इस शिद्दत की है कि हीट वेव कैंप्स होने चाहिए थे, लेकिन ना तो केएमसी, ना डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ना कमिश्नर कराची, ना डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शहर में कहीं भी कोई कैंप लगाया गया है ताकि आवाम को रिलीफ हो सके। अलबत्ता जो शहर के मुख्तलिफ चौक्स हैं या चौराहे हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ शरबत की जो दुकानें हैं, लोग जो है गर्मी को दूर करने के लिए ऐसे ठेलों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर ठंडे मशरूबात मौजूद हैं। फैसलाबाद के महल्ला गाजियाबाद के रिहायशी का आलूदगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। खलील नामी शहरी निजी कंपनी के टावर पर चढ़ गया। शहरी खलील का कहना है कि जाली अशिया बनाने वाली फैक्ट्री आलूदगियां फैला रही हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। खलील का कहना है कि शिकायत पर फैक्ट्री मालिकान और मोहल्ले वाले तशद्दुद करते हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने एहतजाज करने वाले शख्स को टावर से उतार लिया। एहतजाज करने वाले शहरी को पुलिस अपने साथ ले गई। फैसलाबाद में मोहल्ला गाजियाबाद के रिहायशी का आलूदगी के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज सामने आया है। खलील नामी शहरी निजी कंपनी के टावर पर चढ़ गया है। शहरी खलील का कहना है कि जाली अशिया बनाने वाली फैक्ट्री आलूदगी फैला रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। खलील का ये भी कहना है कि शिकायत पर फैक्ट्री मालिकान और मोहल्ले वाले तशद्दुद करते हैं। अभी रेस्क्यू एहलकारों ने एहतजाज करने वाले शख्स को टावर से उतार लिया है और एहतजाज करने वाले शहरी को पुलिस अपने साथ ले गई है। फैसलाबाद मोहल्ला गाजियाबाद के रिहायशी ने आलूदगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते हुए वो खलील नामी एक शहरी निजी कंपनी के टावर पर चढ़ गया था, जिसे बाद में रेस्क्यू एहलकारों ने उतार लिया टावर से। पुलिस अपने साथ ले गई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। आज ₹1.5 महंगा होकर ओपन मार्केट में 153 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में ₹1.33 महंगा होकर $1 152 रुपये 90 पैसे का हो गया। और अब अहम सवाल ये है कि डॉलर महंगा होना अच्छा है या इसे काबू में रखना अच्छा है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब एक तो हमारे साथ मौजूद है और खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। बहुत दलीलें दी जा रही थी कि चूंकि डॉलर को बांध दिया गया है, कंट्रोल किया गया है, जिसके बायस हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही हैं, तो लें डॉलर खोल दिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हमारी। नहीं देखें, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डॉलर के एप्रिशिएट होने से नहीं होंगी, क्योंकि हम प्राइस टेकर्स में से हैं, प्राइस मेकर्स नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में हम इतना वैल्यू एडेड नहीं करते, प्लस हम ज्यादातर रॉ एक्सपोर्ट करते हैं।
और दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो डॉलर के अप्रिशिएट होने से हमारे यहाँ वॉल्यूम में इजाफा होता है, डॉलर प्राइस में इजाफा नहीं होता हमारी एक्सपोर्ट्स की। यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं और हमारे वॉल्यूम बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट्स के, क्योंकि $1 में पहले 1 शर्ट आती थी, अब $1 में 2 शर्ट्स आती हैं। तो इसलिए जो बायर है वो इस तरह से डील करता है हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम ये कहते हैं कि जी डॉलर अब क्यों बढ़ रहा है दोबारा। देखिए, जो रमजान का सीजन था वो एक आपको पता है इनफ्लोज उसमें बढ़ जाते हैं, और उसमें ईद की वजह से आपके पास जो है वो इनफ्लोज आते हैं, रेमिटेंसेस बढ़ती हैं आपके पास, तो और चैनल्स के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आपके पास आता है, ग्रे चैनल्स और नॉन ग्रे चैनल्स के थ्रू। तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपके फ्लोज बढ़ गए थे, और ये दोबारा डॉलर अपनी उस जगह पर आया है जिसपे प्री रमजान जो आपने देखा होगा लेवल्स। तो मेरे ख्याल में ये एडजस्टमेंट है और अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जुलाई 1 से आपके पास जो ऑयल की फैसिलिटी एक्टिवेट हो रही है जो सऊदी अरेबिया ने आपको दी है $3.2 बिलियन की, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से आपकी जो डॉलर पे प्रेशर है, रुपी पे जो प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आएगा आगे जाते। अच्छा सुहेल साहब, आपसे अगर हम पूछें, ऑलमोस्ट फ्री फ्लोट है डॉलर इस वक्त, तो क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है? क्योंकि आम आवाम को समझाइएगा, वो जब जाता है बाजार में कुछ लेने के लिए, दूध, अंडा, डबल रोटी सब महंगा, तो उसे जवाब मिलता है कि यार डॉलर बढ़ गया है। वही काफ़ी सालों बाद ये बहुत ही पुराना टॉपिक था जिसको मुख्तलिफ हुकूमतें रजिस्ट करती रहीं, और हमने अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट नहीं होने दिया, या अब जो IMF एक वर्ड यूज़ करता है मार्केट ड्रिवन नहीं होने दिया। तो इसी का नतीजा ये निकला कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने उसको रुपए की कदर को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा हम इस तरह भुगत रहे हैं कि हम हर 5-7 साल के बाद एक करंट अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक इस हुकूमत ने एक कड़वा घूंट पिया है और पहली दफ़ा उसको मार्केट ड्रिवन किया है। तो ये आधा 1% का बढ़ना या घटना शायद आज तो खबर बन रही है, आगे जाके आप भी आदी हो जाएंगे, हम भी आदी हो जाएंगे, तो शायद ये आधा 1% अप डाउन रुपए का होना कोई खबर ना बने। तो ये चीज़ बिल्कुल बचा है कि हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने काफ़ी हद तक रुपए की कदर को, जिस तरह डिमांड सप्लाई पे कोई और चीज़ का तयन होता है, काफ़ी हद तक रुपए की कदर का तयन इनफ्लोज और आउटफ्लोज में होता है। और जिस तरह खुरम ने बताया कि अगर पाकिस्तान में डॉलर आएंगे तो रुपए की कदर बढ़ेगी, और अगर पाकिस्तान से डॉलर जाएंगे, जो अक्सर जाते रहते हैं, तो रुपए की कदर घटेगी। ठीक है। अच्छा खुरम साहब, क्या आप इत्तफाक करते हैं जो मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में यही अब आगे ट्रेंड रहेगा। और एक और जो इन्होंने बात की है बिल्कुल सही, वो ये कि आपके पास अब दोनों एंड पे आप देखेंगे कि रुपी जो है वो इम्प्रूव भी होगा, रुपी जो है वो उसकी कदर में कमी भी होगी, और ये बोथ एंड्स होगा। क्योंकि फ्री फ्लोट का मतलब या मार्केट ड्रिवन का मतलब ज्यादातर यही होता है कि जब आपके पास डॉलर आएंगे तो आपके पास रुपी की जो कदर है वो आपको बेहतर होते हुए नजर आएगी। जब डॉलर जाएंगे बहुत ज्यादा, यानी कि उनकी सप्लाई कम होगी, तो रुपी की कदर में कमी नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में ये बोथ एंड्स होगा। बस ज्यादातर लगता है ये, क्योंकि इन्फ्लेशन आगे बढ़ने की तवक्को है, गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है, तो लगता है यही है कि रुपी में गिरावट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रहेगी, जब तक हमारे यहाँ डॉलर का इनफ्लो इंप्रूव नहीं हो जाता और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होती, उस वक्त तक रुपी पे प्रेशर नजर आता है रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब आपका, मोहम्मद सुहेल साहब हमें इस अहम कीमती मौजू पर अपनी राय देने के लिए। आपको बताएं कि ज़ाब्ते की कार्रवाई से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने पर सदर और वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मुतालबा किया है साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखकर, खत में लिखा कि ये रेफरेंस नाकाबिले समाअत है। जबकि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आईनी और कानूनी मामला है, इस पर फैसला करने का मजाज फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं रईस अंसारी। लाहौर में जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि काजी फायज ईसा के रेफरेंस को आइन और कानून के मुताबिक देखना चाहिए। ये एक कानूनी और आइनी मसला है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये मसला है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कॉम्पिटेंट फोरम है, वो इसका ही फैसला करेगी। उसने ही फैसला करना है, किसी और ने नहीं करना। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आसिफ जरदारी और हमजा शहबाज की जमानतें हाई कोर्ट ने मुस्तरद की हैं, हमने नहीं की। जरदारी साहब के जो केसेस हैं और या जो हमजा शहबाज के जो केसेस हैं, उन पर हाई कोर्ट में जो इनके बेल्स हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, वो हमने तो नहीं किए हैं, वो हाई कोर्ट ने की हैं। ये तमाम केसेस पिछले दौर में बने थे, और ये जो नायब है और जो हमारी अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ादाना तौर पर अपने फैसले करते हैं, इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है, ये एक लीगल इशू है।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फुल हाउस इजलास हंगामाराई की नजर हो गया। ये इजलास सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने और इस इकदाम के खिलाफ होने वाली हड़ताल के मामले पर तलब किया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने और इस इकदाम के खिलाफ होने वाली हड़ताल के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास शुरू होने से कबल ही मुस्लिम लीग नून, PTI और काफ लीग के वकला आमने सामने आ गए और शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। बार के सेक्रेटरी माइक पर बार बार कहते रहे कि वकला किसी सियासी जमात के नहीं बल्कि हाई कोर्ट बार के साथ हैं। ताहम वकला नारेबाजी करते कैनी हाल से निकलकर हाई कोर्ट के हाथे में आ गए, जिसकी वजह से कोई करारदाद मंजूर ना हो सकी और इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानब लाहौर बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और बताया कि लाहौर बार के इजलास में हड़ताल और एहतजाज के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। लाहौर बार के सदर आसम चीमा का कहना है कि मुल्क में एहतसाब का अमल जारी है और कानून सब के लिए बराबर है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतमाद है, वो कानून के मुताबिक फैसला करेगी। लाहौर में 2 वन व्हीलर पेरूज फोर्स के हाथ ना सके। पेरूज फोर्स के एहलकारों ने वन व्हीलर्स के फरार होने पर गुस्से में हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आला पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। लाहौर में कैनाल रोड पर वाक़ अंडरपास में पीरूज फोर्स की गाड़ी और 2 वन व्हीलर साथ पीरूज फोर्स के एहलकार गाड़ी मोटरसाइकिल के करीब लाकर व्हीलरों को रोकने का इशारा करते हैं। वन व्हीलर उनके इस हुक्म को खातिर में नहीं लाते, अंडरपास से निकलते हैं, बाएं हाथ वाली सड़क पर रफू चक्कर हो जाते हैं। वन व्हीलरों के फरार के बाद पीरूज फोर्स के एहलकार गुस्से में हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। आला पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची में शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की 7वीं बरसी मनाई गई। अहले खाना और आर्ट्स फाउंडेशन के तहत मज़ार पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा खानी की गई। शहंशाह गजल मेहदी हसन की 7वीं बरसी के मौके पर आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के तहत मेहदी हसन की कब्र पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहदी हसन के अहले खाना और आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन ने आरिफ मेहंदी की क़यादत में मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। खत्म कुरान के सिलसिले में खुसूसी दुआ भी की गई। मेहदी हसन के बेटे का कहना था कि हुकूमत सिंध ने जो वादे किए थे वो पूरे करे। हमसे वादे तो किया था कि जी इंडिया में आगरा में ताजमहल बना हुआ, पाकिस्तान में म्यूजिक का ताजमहल खान साहब के मज़ार को बनाया जाएगा। अब आप देख लीजिए उस ताजमहल का क्या हाल हुआ है। आर्ट्स फाउंडेशन के अरकान ने कब्रिस्तान और मेहदी हसन के मज़ार की हालत पर दुख का इज़हार किया और मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध और गवर्नर सिंध मज़ार की सूरत हाल बेहतर बनाए। हम ये अपील करते हैं आर्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के तमाम फनकारों की नुमाइंदगी करते हुए कि मेहदी हसन खान साहब की मज़ार की बेहुरमती ख़त्म की जाए और फौरी तौर पे मेयर कराची, गवर्नर सिंध, मेयर और वज़ीर आला सिंध, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्टर, तमाम लोग फौरी तौर पर इस जगह को क्लियर कराएं। इस मौके पर आर्ट्स फाउंडेशन और मेहदी हसन के साहबजादे आरिफ मेहंदी ने हुकूमत सिंध और शहरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मज़ार को फौरी तौर पर तामीर कराने का मुतालबा किया। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में इस वक्त मौजूद हैं। आज इजलास से वो खिताब भी करेंगे। अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। अयाज अकबर यूसुफजई बिश्केक से में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अयाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इजलास का आगाज कब होगा? वज़ीर आज़म के किन रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं? देखिए जी, इस वक्त वज़ीर आज़म सदारती महल अलास्का में इस वक्त आराम कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म किर्गिस्तान की तरफ से जो इशाइया दिया गया है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं और इस इशाइये में म्यूजिकल कंसर्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद वज़ीर आज़म जो है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी आज वज़ीर आज़म की नहीं होगी। वज़ीर आज़म यहाँ पर लोकल वक्त के मुताबिक 4:30 बजे पहुंचे थे और सीधे ही सदारती महल गए, जहाँ पर दीगर रहनुमाओं के साथ उनका भी वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। अब कुछ देर में सरकारी तकरीब जो किर्गिस्तान के सदर की जानिब से दी गई है उसमें अब शिरकत होगी और उसके बाद वज़ीर आज़म आराम करेंगे। कल जो है वो बाकायदा तौर पर ये इसका आगाज हो जाएगा कॉन्फ्रेंस का। कल वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। उसके साथ साथ जो मुलाकातें उसके अंदर होंगी उसमें आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की चीन और रूसी सदर के साथ मुलाकातें भी हैं। इसके साथ साथ जरा ये बताते हैं कि कल दोपहर तकरीबन 3 बजे
चीन के जो सदर है शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ साथ रूसी सदर पुतिन के साथ भी उनकी 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है और इसके साथ साथ बेलारूस के सदर के साथ भी साइड लाइन पर उनकी मुलाकात तय है। और ये जरा ये बताते हैं कि कम से कम जो अगर वज़ीर आज़म की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात नहीं है, लेकिन आज शाम को इनका जो है इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सदारती महल में जो अब से कुछ देर बाद तकरीब मुनक्किद जा रही है बड़ी मखसूस है। उसके अंदर सिर्फ सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं और बड़ा इम्कान है कि मोदी के साथ उनका इंटरेक्शन हो। इस हवाले से अगर हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कोई बाकायदा मुलाकात जो है भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उनकी तय नहीं है। वो प्लान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका याज अकबर यूसुफजई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से दाता दरबार के धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने शहदा के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए माली इमदाद के चेक दिए। वज़ीर आला से शहीद हेड कांस्टेबल शाहिद नज़ीर, मोहम्मद सुहेल, सद्दाम हुसैन और मोहम्मद सलीम के अहल खाना ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने उन्हें 1-1 करोड़ रुपए के चेक दिए और ऐलान किया कि उन्हें घर और प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। लवाहिकीन को शहदा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने तक तनख्वाहें भी मिलती रहेंगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहीद एहलकारों की बेवा, बेटे या बेटी को सरकारी मुलाजिमत भी दी जाएगी। तालीम और सेहत की फ्री सहूलतें भी मिलेगी। बजट में सिविलियन शहदा के अहल खाना के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.